हेलो फ्रेंड्स, संस्कार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो है हमारा संविधान का भाग 2। हमारे संविधान का भाग 2 नागरिकता के या सिटीजनशिप के बारे में बताता है, जो हमारा आर्टिकल 5 से 11 के साथ में उल्लेखित है। दोस्तों, आज सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होती है सिटीजनशिप और किस तरह से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होती है। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा क्या है हमारी नागरिकता। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी नागरिकता की डेफिनेशन क्या है, यानी कि हमारा जो सिटीजनशिप होती है उसकी डेफिनेशन क्या है। कैसे कह सकता हूं कि मैं एक किसी भी कंट्री का सिटीजनशिप हूं। दोस्तों, इस संबंध में ध्यान रखें, यानी कि किसी भी देश की आपके पास में क्या होनी चाहिए, स्थायी सदस्यता होनी चाहिए, परमानेंट मेंबरशिप होनी चाहिए। एक तो आपके पास में स्थायी सदस्यता होनी चाहिए, दूसरी इसके साथ में कंडीशन है उस देश के संविधान में आपकी निष्ठा होनी चाहिए, यानी कि उसके संविधान में आपकी निष्ठा होनी चाहिए और संविधान में निष्ठा होनी चाहिए, या फिर आपका उसमें आस्था होनी चाहिए। तो आप उस पर्टिकुलर कंट्री के क्या कहलाओगे, आप उस पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन कहलाओगे, या फिर आपकी उस कंट्री की सिटीजनशिप होगी, आप उस कंट्री की नागरिकता होगी। ओके दोस्तों, हम जब भी पॉलिटी में बात करते हैं हम दो शब्दों का बहुतायत यूज करते हैं। एक तो हम व्यक्ति यानी कि पर्सन का यूज करते हैं, दूसरा हम बात करते हैं सिटीजन या फिर नागरिक का। तो इन दोनों से पूरा उस प्रावधान का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि एक सिटीजन का मतलब क्या होता है। एक तो मैं बात करूंगा सबसे पहले एक व्यक्ति क्या होता है, यानी कि वहां में आपका वर्ड यूज करूंगा पर्सन, और दूसरा मैं बात करूंगा नागरिक के बारे में। और नागरिक का मतलब जैसे आप जानते हैं उसका मतलब होता है सिटीजन। क्या मतलब हो जाता है दोस्तों, देखो सिटीजन तो आपने देख लिया कि वो व्यक्ति होता है जिसने उस देश की क्या ली है, स्थायी सदस्यता ले ली है और वो संविधान के प्रति निष्ठा रखता है, तो वो उस देश का क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि एक देश में नागरिक के अलावा भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो हमारे फॉरेन कंट्री से यहाँ पे राजनयिक आए हैं, जो भी एम्बेसी में रहते हैं या फिर बिजनेस पर्पज से आते हैं, जो आपके टूरिस्ट पर्पज से आते हैं। वो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे देश में निवास करते हैं, तो उनके साथ में भी हमारा संविधान काम करता है, उन पे भी भारत का संविधान लागू होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, जहां पे भी मैं व्यक्ति की बात करूं, इसका मतलब मैं उन सारे लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने देश की नागरिकता नहीं ली है या फिर वो हमारे देश के नागरिक नहीं है। लेकिन जहां पे मैं बात करूं नागरिक की, इसका मतलब मैं केवल उन्हीं व्यक्तियों की बात करता हूं जो हमारे देश की सदस्यता ली है और हमारे देश के नागरिक हैं। तो ये तो बड़ा बड़ा डिफरेंस होता है एक नागरिक और एक व्यक्ति में। दोस्तों, जब हम संविधान के प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि जहां पे व्यक्ति का मतलब होता है, इसका मतलब वो सारे लोगों के लिए इक्वली काम करेगा, और जहां पे मैंने सिटीजन दे दिया, नागरिक दे दिया, इट मीन्स वो केवल और केवल किसके लिए काम करेगा, भारत के नागरिकों के लिए काम करेगा। तो दोस्तों, हमारे संविधान में भारत के नागरिकों को क्या होता है, विशेष प्रावधान होता है। इनको क्या रहता है, विशेष प्रावधान रहता है। मैं दोस्तों न भारत के संविधान की बात करता हूं, बाकी हर अपना संविधान होता है प्रत्येक देश का, वो अपने नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करता है, तथा अन्य जो विदेशी जितने लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके लिए वो अलग से प्रावधान करता है। तो हमारे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू अपन जानते हैं, हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू अपन जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं, ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूंगा उस संबंध में, मौलिक अधिकारों से मैं शुरुआत करता हूं। यानी कि अपने जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकारों में दोस्तों आप देखते होंगे कि आर्टिकल बात करूं मैं 15 की, आर्टिकल बात कर लूं मैं 16 की, आर्टिकल बात कर लूं मैं 19 की, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। हालांकि 18 का सब क्लोज 2 भी ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हम बड़े बड़े तौर पे इनकी बात करते हैं। इनकी बात करने का मतलब क्या है दोस्तों, कि हमारे संविधान में भारतीयों के साथ साथ में विदेशियों का भी प्रावधान कर रखा है, लेकिन हमने क्या किया है, जो भारत के नागरिक हैं उनको हमने स्पेशल स्टेटस दिया है, क्योंकि उन्होंने हमने परमानेंट सदस्यता ली है, हमारे संविधान
के प्रति निष्ठा रखते हैं और वो परमानेंटली अपने इंडिया में निवास करते हैं। तो उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि उनको वो क्या दे, कुछ एडिशनल प्रोविजन दे, कुछ एडिशनल उनको फ्रीडम्स दे। ओके, जिनके तहत हमने क्या किया, कुछ ऐसे अधिकार जो ओनली एंड ओनली फॉर दी इंडियन सिटीजनशिप के लिए होता है, यानी कि ये केवल भारत के नागरिकों को प्रदत्त होते हैं। जैसे कि मैं आर्टिकल 15 की बात करूं, जैसे जाति, धर्म, भाषा, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो यूं ने कोई अफ्रीका का नागरिक कह दे कि भाई जन्म के आधार पर या फिर मूल निवास के आधार पर आप भेदभाव नहीं करते हो तो ये नौकरी या फिर ये मेरे साथ में भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बात हमने केवल और केवल किसके लिए की है, भारत के नागरिकों के संबंध में की है। तो ये केवल किसको प्राप्त है, भारत के नागरिकों को। आगे जैसे मैं बात करूं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ऐसे नहीं कि ऑस्ट्रेलिया का नागरिक आके कह दे कि मैं भी इसके लिए अप्लाई कर सकता हूं या फिर सरकारी नौकरियों के संबंध में मुझे भी समान रूप से प्रावधान आप दो, नहीं, ये केवल और केवल किसको प्राप्त होते हैं, भारत के नागरिकों। स्वतंत्रता की बात करें, अल्पसंख्यकों से संबंधित आर्टिकल 29 और जो 30 बात करता है, ये ओनली फॉर इंडियन सिटीजनशिप की बात करता है, इंडियन सिटीजन्स की बात करता है। ओके दोस्तों, ये आपने जान लिया कि ये विशेष प्रावधान जो मौलिक अधिकारों से संबंधित होते हैं केवल और केवल किसको प्राप्त होते हैं, भारत के नागरिकों। अब हम आगे देखते हैं और ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही होते हैं, यानी कि भारत के नागरिकों के अलावा नहीं होते हैं। अब दोस्तों इस संबंध में मैं बात करूंगा, यानी कि जितने भी संवैधानिक पद होते हैं, जितने भी संवैधानिक पद होते हैं, जैसे दोस्तों मैं बात करूं, यहां पे मैं बोलता जाऊंगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे कि भारत का राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, महान्यायवादी हो गया, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस हो गए, राज्यों की बात करो तो राज्यों के राज्यपाल हो गए और वहां का महाधिवक्ता हो गया, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, एक तो ये हो गए। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे देखो कि संवैधानिक पद केवल किसको होते हैं, नागरिकों को, ये होते हैं नागरिकों को। इसके बाद में दोस्तों मैं बात करूं अगले तीसरे टर्म्स की, यानी कि हमारे संसद के सदस्य, जी हाँ, यानी कि कोई व्यक्ति चाहता कि मैं मंत्री बन जाऊं या फिर मैं एमपी बन जाऊं, संसद के सदस्य मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य केवल और केवल भारत के नागरिक बन सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। वहीं पे दूसरी लेवल पे मैं राज्यों पे बात करूं तो राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं, राज्यों का जो विधानमंडल है यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, इनके जो सदस्य होते हैं वो केवल और केवल कौन होते हैं, वो भारत के नागरिक होते हैं, यानी कि ये सारे के सारे किसको अवेल होते हैं, भारत के नागरिकों के। यदि आर्टिकल की बात करूं तो जो आर्टिकल 84 है वो इस बात को इंगित करता है कि केवल भारत के नागरिक ही संसद के सदस्य बन सकते हैं। इसके बाद में बात करता हूं, ये बात आर्टिकल 191 में की गई है। दोस्तों इन आर्टिकल्स को भी ध्यान रखें, वैसे तो अपन संसद और विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे तब इनका डिस्कशन करेंगे, लेकिन नॉलेज ऐसे ही ग्रूम होगा, आप यहाँ पे पढ़ेंगे फिर वहां पे पढ़ेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे, तभी जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, देखो ना तो संसद का सदस्य एमपी एमएलए बन नहीं सकता है, उसके बाद में दोस्तों ना मंत्री बन सकता है, न राष्ट्रपति बन सकता है, न उपराष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि संवैधानिक पद कोई भी वो प्राप्त नहीं कर सकता। और दोस्तों ना तो वो मंत्री और नेता बन सकता है, न बना सकता है। न बना सकने का मतलब क्या है, यानी कि वो मत का प्रयोग नहीं कर सकता, मत का प्रयोग नहीं कर सकता। क्या दोस्तों हम मत का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हम अपना वोट दे सकते हैं? जी हाँ, हम दे सकते हैं। ये कौन बताता है, ये हमें बताता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 हमें ये राइट देता है। 1950 लोक प्रतिनिधित्व या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम हमें ये पावर देता है कि हम अपना मताधिकार कर सकते हैं, मत का प्रयोग कर सकते हैं, और उसमें ये कहा गया है वो केवल और केवल भारत के नागरिक कर सकते हैं। ये क्या कहता है, आर्टिकल 84 कह सकता है कि संसद के सदस्य केवल और केवल भारत के नागरिक बन सकते हैं। ये भी कहता है नागरिक बन सकते हैं, ये भी नागरिकों के लिए है। और ये मौलिक अधिकार देखो दोस्तों, विधि की समझ समता वगैरह होगी, वे तो सारे लोगों के लिए समान रूप से काम करेंगे, लेकिन दोस्तों ये कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किसी व्यक्ति को किसी देश विशेष की नागरिकता का क्या फायदा होता है। ये मैंने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू बात किया है। इसी टाइप से हर एक कंट्री के नागरिकों के लिए अलग से अपना स्पेशल स्टेटस, स्पेशल प्रोविजन होता है। ओके दोस्तों जब भी हम संविधान के आगे उपबंधों को पढ़ेंगे तो हमें विशेष रूप से वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पे नागरिक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है या फिर व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्टिकल 15, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मौलिक अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्रदत्त होते हैं। तो काफी लोग समझने में दिक्कत होती है कि नागरिक और जनता
व्यक्ति, लोग में क्या फर्क होता है, तो ये डिफरेंस होता है। जब मैं पढ़ाऊंगा आर्टिकल 14 आपको, यानी कि विधि के समक्ष समता, तो मैं कहूंगा कि ये सारे व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, तो सारे व्यक्तियों को कह दिया, सारे नागरिकों को कह दिया, तो दोनों में ये होता डिफरेंस। और नागरिकता लोगों को क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे स्टेटस है जो केवल और केवल किसको प्राप्त होते हैं, नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे भाग 2 में जो 5 से लेके 11 तक जो आर्टिकल दे रखे हैं उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं कि आर्टिकल 5 से 11 तक क्या बताता है और उसके साथ में आगे उनके क्या प्रोविजंस है। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 की दोस्तों, यहां से एक मैं बात आपको क्लियर करता हूं कि हमारे संविधान का जो भाग 2 है नागरिकता वाला, इसमें नागरिकता से संबंधित वेरी नैरो डेफिनेशन है, यानी कि ये नागरिकता के बारे में जितने प्रोविजन है, जो प्रावधान है, इनके बारे में बिल्कुल संक्षिप्त से बताता है। यानी कि एक बात का ध्यान रखें, जो भाग 2 है वो इतना बताता है कि भाई 26 जनवरी 1950 तक नागरिकता क्या होगी, यानी कि हमारे संविधान के लागू होने के समय, जी हां, ये कहता है संविधान के लागू होने के समय हमारी नागरिकता क्या रहेगी, किस तरह से हम नागरिकता लोगों को देंगे, ये बात करता है हमारा भाग 2 नागरिकता से संबंधित। इसके बाद में दोस्तों इन्होंने आर्टिकल 11 में एक चीज बताई है कि भारत की संसद इसके बाद में डिसाइड करे, किसके बाद में, संविधान लागू हो गया तब तक तो आपका भाग 2 बताएगा, लेकिन इसके बाद में 26 जनवरी 1950 के बाद में आर्टिकल 11 कहता है भारत की संसद डिसाइड करेगी कि किस तरह से किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी, यानी कि नागरिकता देने और लेने से संबंधित। ये बिल्कुल पूरी तरह से पावर कौन रखती है, यानी कि भारत की संसद को कंप्लीटली पावर दे दिया है हमारे संविधान निर्माताओं ने कि भाई पहले 26 जनवरी 1950 तक तो हम आपको बता देंगे कि कौन भारत के नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। इसके बाद में हमने आर्टिकल 11 में लिख दिया है कि आर्टिकल 11 में भारत की संसद के पास में वो पूर्णतः पावर है, वो विधि के तहत किसी भी नागरिक की नागरिकता लेने या देने से संबंधित उसमें पूरे अधिकारों को मेंशन कर सकती है, या फिर वो विधि बना के ये बता सकती है कि ये भारत के नागरिक होंगे और ये भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो इसलिए यह भी कहा जाता है कि भाग 2 नागरिकता के बारे में बिल्कुल नैरो डेफिनेशन या फिर नैरो प्रोविजन को रखता है, क्योंकि उसने सारी पावर किसको ट्रांसफर कर दी है, आर्टिकल 11 कहता है भारत की संसद को। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करता हूं आर्टिकल वाइज की। पहले मैं आर्टिकल 5 की बात करूंगा, उसके बाद में सारे सो ऑन की बात करते जाएंगे कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक को याद करने का क्या तरीका है। जैसे पूछ ले आर्टिकल 5 में क्या, 6 में क्या, 7 में क्या, 8, 9, 10, 11 में क्या है, तो आपको तरीका होना चाहिए याद करने का। तो मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बारे में एक हल्का सा रिव्यू ले लेता हूं, उसके बाद में हम डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आर्टिकल 5 बताता है कि 26 जनवरी 1950 के टाइम में स्वतंत्रता क्या होगी, यानी कि ये 26 जनवरी 1950 में नागरिकता के बारे में बताता है। इसके बाद में जो आपका आर्टिकल 6 है वो क्या बताता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों की नागरिकता के बारे में क्या होगा, उसके बारे में बताता है। ध्यान दे, समझाऊंगा इसको। आर्टिकल जो 7 है वो कहता है भारत से पाकिस्तान जो चले गए हैं, भारत से जो पाक चले गए हैं उनकी नागरिकता का क्या होगा। इसके बाद में दोस्तों आर्टिकल जो 8 है वो कहता है कि विदेशी भारतीय मूल के की नागरिकता, इनकी नागरिकता का क्या रहेगा, ये आपका आर्टिकल 8 बताता है। देखो आर्टिकल 9 ये तो कहता है ये नो, यानी कि नागरिकता का नहीं होना, नागरिकता की समाप्ति की बात करता है। और आर्टिकल 10 कहते हैं ना कि 10 में दम होता है, 10 में दम होता है। दम का मतलब क्या हो गया, ये कहता है नागरिकता का होना, नागरिकता का होना। इनके बारे में डिटेल से भी डिस्कशन करेंगे। एक बार याद करने का तरीका बता देता हूं। और जो आर्टिकल 11 है, आर्टिकल 11 कहता है संसद विधि के द्वारा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताइए, यानी कि संसद किसके द्वारा कर सकती है, विधि के द्वारा क्या कर सकती है, यानी कि नागरिकता के प्रावधान बनाएगी, नागरिकता से संबंधित प्रावधान बनाएगी, प्रावधान बनाएगी। अब दोस्तों यहां पे आओ,
अब आर्टिकल 5 तो कहता है, देखो स्टार्टिंग में हमने बात ही किसकी कर रहे हैं, नागरिकता की कर रहे हैं। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है, जब हमारा संविधान लागू हुआ है उस समय की नागरिकता क्या है उसके बारे में बात करता है 5। अब 6 में किसकी बात करेगा, देखो 6 और 7 में कंफ्यूजन देखो, एक तो पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताइए कि आपके दरवाजे पे कोई व्यक्ति आके बेल बजा रहा है और अपना कोई व्यक्ति कहीं बाहर सिटी में गया है, तो आप सबसे पहले किसको डील करोगे, जो गेट नॉक कर रहा है उसको ही तो पहले बात करोगे, हाँ भैया बताओ क्या करना है, तुम कौन हो, कहां से आए हो, अंदर आना है, जाना है, क्या करना है, उसके बाद में बात करोगे वो कहां गया है, उसका क्या हुआ, स्टेटस उसका जानोगे। सेम वे देखो पाकिस्तान से भारत, अरे दहलीज पे खड़ा है, आ गया, अब रखना है कि नहीं रखना है डिसाइड तो पहले करना पड़ेगा ना, डिसाइड पहले करना पड़ेगा। पाकिस्तान से भारत को व्यक्ति आ गया है, अब उसको भारत में रखना है या फिर नहीं रखना है, इसकी बात कौन करता है, इसकी बात तो पहले करनी पड़ेगी, यानी कि आर्टिकल 6 में। और 7 में क्या करेंगे, जो भारत से पाकिस्तान चले गए, कोई बात नहीं चला गया है, अब उसके बारे में डिसाइड करेंगे कि उसकी नागरिकता रखनी है या खत्म करनी है, क्या है पूरा डिटेल से देखेंगे। भारत पाकिस्तान की बात होगी तब उन दूसरे देशों की भी बात करनी जरूरी है, तो वो बात का मैटर है। तो हमने आर्टिकल 8 में डाल दिया कि भाई भारत के जो मूल निवासी थे, पहले जब भारत गुलाम था तो कहीं दूसरी जगह सेटल हो गए, फिर लगा यार भारत तो आज़ाद हो गया, क्यों ना भारत की नागरिकता ले लेनी चाहिए, भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया है। तो इन्होंने फिर वापस जो ट्रांसफर भारत में करने की जो रणनीति अपनाई, उन लोगों के बारे में क्या करना चाहिए, नागरिकता किस तरह से रहेगी, उसको बताता आर्टिकल 8। देखो 7 और 8 पाकिस्तान से भारत, फिर भारत से पाकिस्तान या फिर विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों के बारे में। और नो तो आपको पता ही है दोस्तों, ये तो कहता है नो, नागरिकता की समाप्ति, यानी कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता त्याग देता है या फिर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, उसकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी। यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों ये निकल के आता है कि यही तो कहता है कि इंडिया हैविंग द सिंगल सिटीजनशिप, भारत की इकहरी नागरिकता है। कहां से पता चलता है, आर्टिकल 9 ही तो कहता है यदि कोई भी भारत का नागरिक विदेश की नागरिकता ले लेता है, हम उसकी नागरिकता को तुरंत प्रभाव से सीज कर देंगे, समाप्त कर देंगे, क्योंकि भारत के पास में सिंगल सिटीजनशिप है, भारत के पास में इकहरी नागरिकता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से आर्टिकल में यह लिखा गया है भारत की सिंगल सिटीजनशिप है या इकहरी नागरिकता है, वो हमारा बताता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता का होना, यह कहता है कि एक बार आपने भारत की नागरिकता ले ली, आपको रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है बार बार, और विधि के द्वारा ही इसको समाप्त किया जा सकता है। अन्य किसी रीजन से भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है, वो केवल विधि के द्वारा ही की जा सकती है। ये नागरिकता के होने का दम दिखाता है 10 में, 10 का दम। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 11 की। देखो 11 तो जो लास्ट वाला है वो यही कहता है कि भारत की संसद डिसाइड करेगी कि नागरिकता का प्रोविजन क्या होगा। कब की बात कर रहा है कि 26 जनवरी के बाद में, 26 जनवरी 1950 के बाद में हमारी नागरिकता का क्या होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, भारत की संसद करेगी। यानी कि आपको इन आर्टिकल्स को रेफर करने की जरूरत नहीं है, इन आर्टिकल्स को रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको आप रेफर करोगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आर्टिकल 11 में इन्होंने खुद कहा है कि ये जो भी प्रावधान है 26 जनवरी 1950 तक है। 26 जनवरी 1950 के बाद की नागरिकता का क्या सिनेरियो रहेगा, ये भारत की संसद डिसाइड करेगी, और आर्टिकल 11 में इस चीज को लिख भी दिया है। तो यहां से ये डाउट क्लियर हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखिए, हमने क्या किया है, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, और नागरिकता किस किस आधार पर ली जा सकती है, जैसे हम पढ़ते 5 प्रकार से ली जा सकती है, मेन 3 प्रकार से, छोड़ त्यागी जा सकती है या फिर समाप्त की जा सकती है। ये किस आधार पे करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है कि कौन से आर्टिकल को दे देता कि इस आर्टिकल के तहत 5 प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है या फिर समाप्ति के 3 आधार, ये इस आर्टिकल में लिखा है। दोस्तों किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो भाग 2 है वो बहुत ही नैरो डेफिनेशन देता है हमारे नागरिकता के बारे में। इससे संबंधित उसने आर्टिकल 11 में क्लियरली कह दिया है भारत की संसद विधि बनाएगी और वही डिसाइड करेगी नागरिकता 26 जनवरी 1950 के बाद में किस तरह से होने वाली है। तो हैंस हमने क्या किया, नागरिकता अधिनियम 1955 पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, और उन्होंने डिसाइड किया कि 5 प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है और 3 प्रकार से नागरिकता त्यागी जा सकती है। उसका हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम जानते हैं इन सारे आर्टिकल्स के बारे में कि किस में कौन सी बात की गई है। देखो मैं रफली यहां से आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं।
इस संबंध में ये कहता है, आर्टिकल 5 कहता है कि 26 जनवरी 1950 के समय भारत के कौन नागरिक होंगे, और जो आर्टिकल 5 बताता है वो अधिवास के आधार पे नागरिकता की चर्चा करता है। किसके आधार पे? अधिवास के आधार पे, यानी कि मूल निवास के आधार पे। ये बताता है आपका मूल निवास के आधार पे। कब का मूल निवास? 26 जनवरी 1950 के टाइम में मूल निवास के आधार पर भारत के नागरिक होंगे, इसकी चर्चा करता है। ये क्या बताता है? यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, यानी कि भारत में क्या हुआ हो, उसका जन्म हुआ हो तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अरे दोस्तों, ये तो देखो, भारत और पाकिस्तान तो उस समय साथ में थे, उसमें क्या गलती थी उस व्यक्ति की? यदि किसी ने पेशावर में जन्म ले लिया है, किसी ने रावलपिंडी में पैदा हो गया है, तो वो कहता है कोई दिक्कत नहीं ब्रो, यदि आप मतलब भारत से बाहर कहीं पैदा होते हो तो आपके माता या पिता भारत के नागरिक होने चाहिए। माता या पिता भारत के नागरिक हैं, तब भी आप क्या कर सकते हो? भारत की सिटीजनशिप को होल्ड कर सकते हो। अरे ये तो कहता है हम तो पूरी फैमिली पेशावर में रहते थे, हम चाहते थे हम इंडिया में आए, और उसके बाद में जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो हम आ गए, तो इसमें हमारी क्या गलती है? तो इसमें ये तीसरी कंडीशन कहता है कि भैया यदि आप 26 जनवरी 1950 में 5 सालों से भारत में रह रहे हो, यानी कि 5 वर्षों से भारत में रह रहे हो, भारत में रह रहे हो तो भारत के नागरिक कहलाओगे। तो ये कहता है कि भारत के मूल निवासी होने के आधार पे इन 3 क्राइटेरिया पे ही आपको भारत की नागरिकता दी जा सकती है, और यही बात की गई है आर्टिकल 5 में, यानी कि आपका भारत के संविधान लागू होने के समय नागरिकता क्या रहेगी ये बताता है आपका आर्टिकल 5, और वो अधिवास या मूल निवास के आधार पर बताता है। देखो 3 कंडीशन कहता है कि कौन मूल निवासी होगा, वो व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ हो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। यदि वो व्यक्ति कहीं अलग जगह पैदा हुआ हो, यानी अलग जगह का मतलब भारत और जो अखंड भारत की बात कर रहे हैं, 1935 के भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, यदि पेशावर में हो गया हो, बांग्लादेश में हो गया हो, रावलपिंडी में हो गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उसके माता या पिता भारत के नागरिक हैं, माता या पिता, तो भारत का क्या कहलाएगा? नागरिक कहलाएगा। ठीक है, वो कहते हैं हम तो पूरी फैमिली उधर रहते थे, हम इंडिया में आना चाहते थे। तो तीसरी कहता है कि यार तुम मूल निवासी तो नहीं हो ना। मूल निवासी यदि तुम 5 साल से संविधान लागू होने से पहले यदि वहां पे रह रहे हो तो भी तुम क्या कहलाओगे? भारत के नागरिक कहलाओगे। ये बात की गई है दोस्तों आर्टिकल 5 में। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 6 में क्या कहता है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 6 की। दोस्तों हमारा जो आर्टिकल 6 है वो ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, यानी कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, प्रव्रजन का मतलब हो गया जो पाकिस्तान से भारत को आ गए हैं उन लोगों का क्या करना चाहिए, वो आर्टिकल 6 बताता है। ये कहता है इसके लिए 2 क्राइटेरिया हैं। इन्होंने एक डेट डिसाइड की है 19 जुलाई 1948। ये कहते हैं कि इसमें हमने क्या किया है, जो पाकिस्तान से भारत आ गए हैं, ठीक है, वो कब आए? 19 जुलाई से पहले आए हैं या फिर इसके बाद में आए हैं, तो हम दोनों को अलग अलग तरीके से हम इसको डील करेंगे। कैसे डील करेंगे और इस डेट का क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों, क्यों ये डेट ही डिसाइड की हमने। देखो पहले क्या था, जब भारत आज़ाद हुआ था तो बंटवारे के टाइम भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत में आने जाने की छूट थी, लेकिन यहाँ के बाद में अनुमति पत्र की शुरुआत हो गई थी, यानी कि परमिट चाहिए था इस डेट के बाद में। तो इसलिए कह दिया कि परमिट की डेट से तुम पहले आ गए हो या फिर परमिट की डेट से बाद में आ गए हो, यही मतलब है आर्टिकल 6 में। और ये कहता है, देखो ये कहता है यदि तुम पहले आ गए हो भारत में तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको अलग तरीके से डील करेंगे और तुम्हें भारत की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ओके, यदि तुम बाद में आए हो, यानी कि तुम बाद में परमिट लेके आए हो कि पहले तुम्हें लग रहा था यार वहां पे ठीक है, फिर मजा नहीं आया, तुमने वहां से शिफ्ट कर लिया, तो उसके लिए अलग कंडीशन है। क्या बोलता है कि कम से कम तुझे 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा। 6 महीने भारत में रहने के बाद में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पंजीकरण करवाना पड़ेगा कि भैया अब मैं भारत में रहना चाहता हूं और मुझे वापस नहीं जाना है और मैं 6 महीने भारत में रह चुका हूं। तो इसके बाद में आए लोगों के साथ में इस तरह से वो क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता ले सकते हैं। और वो कौन से, यानी कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों के बारे में बात हो रही है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं आर्टिकल 7 की।
यहाँ से थोड़ा कंपैरिजन भी हो जाएगा कि आर्टिकल 7 किस तरह से डिफरेंट है 6 से। आर्टिकल 7 जो कहता है वो कहता है भारत से पाकिस्तान, बड़ा क्रिटिकल है देखना दोस्तों, ये कहता है कि भारत से वो चले गए थे पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से लौट के इंडिया आ गए वापस। देखो कब की बात कर रहे हैं, इसमें डेट थी 19 जुलाई, इसमें याद रखना है वो है आपकी 1 मार्च और 1947। अब आप कहोगे दोस्तों ये डेट फिर से क्यों अलग आ गई, देखो दोस्तों पहले समझो इसको। ये कहता कोई व्यक्ति पहले भारत में था, भारत से पाकिस्तान चला गया और अब भारत से अब देखो पाकिस्तान से वापस भारत में आ रहा है, यानी कि भारत से पाकिस्तान चला गया हो और फिर पाकिस्तान से भारत आ रहा है, तो उसकी नागरिकता का क्या किया जाना चाहिए। और उसमें डेट दे रखी है 1 मार्च 1947 के, जो बाद में गया हो। दोस्तों आपको पता होगा हमने पहले पढ़ाया था माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना में हमने बात की थी, मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत पाक विभाजन की एक योजना लेके आते हैं, जिसको अपन बाल्कन प्लान, मनबाटन योजना के नाम से हमने जाना था। उसमें क्या कहा गया था, भाई जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है उसको तो हम पाकिस्तान बना देंगे, जो हिंदू बाहुल्य एरिया है उसको हम क्या कर देंगे, हिंदुस्तान बना देंगे, इंडिया बना देंगे। तो बड़ी बड़ी पिक्चर वहां पे क्लियर हो जाती है कि कौन सा हिंदुस्तान बनने वाला, कौन सा पाकिस्तान बनने वाला है। यानी कि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद में उधर मूव कर गया है, यानी कि जो वर्तमान में पाकिस्तान है, इट मींस वो इंटेंसली वहां पे गया है, जानबूझकर गया है, यानी कि उसका मन नहीं था इंडिया में रहने का, यही यहां से प्रतीत होता है। वो कहता है कि आर्टिकल 7 कहते हैं जो भारत से पहले पाकिस्तान चला गया था, लेकिन अब उसका वहां पे क्या नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा है इसको, यहाँ पे यानी कि मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ पे वो रह नहीं पा रहे हैं। अब इसको लगता है कि यार नहीं यार, जिस पाकिस्तान में सोच के आया था या सोचा था वहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यार पाकिस्तान में वो बर्ताव नहीं है, मुझे वापस भारत में चला जाना चाहिए, अब भी टाइम है। तो ऐसे लोगों के बारे में आर्टिकल पहले तो नेगेटिव से स्टार्ट करता है, यानी कि जो लोग 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान चले गए हैं उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आगे देखो, लेकिन वो लोग वापस पाकिस्तान से भारत आना चाहते हो तो आपको 2 चीजें जरूरी हैं। एक तो आप स्थायी रहने के लिए आने चाहिए, यानी कि स्थायी निवास के लिए आने चाहिए, या प्रूव करने चाहिए कि मैं परमानेंटली इंडिया में रहने के लिए आ रहा हूं और मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो यदि आप ऐसा दे देते हैं तो इसके बाद में आपको इस प्रोसेस से भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इस प्रोसेस से क्या मतलब क्या हो गया, यानी कि उसी तरह से डील किया जाएगा जैसे 19 जुलाई 1948 के बाद में आने वाले लोगों को डील किया जाएगा, यानी कि आप 6 महीने भारत में रहो, फिर पंजीकरण करवाओ और भारत की नागरिकता ले लो। तो ये दोस्तों हमारा 6 और 7 का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों अब हम बात करते हैं आर्टिकल 8 की। दोस्तों हमारा जो आर्टिकल 8 जो कहता है, हमारा आर्टिकल 8 कहता है, देखो हमने भारत पाकिस्तान की बात करी, अब विदेशी की बात करी, यानी कि भारतीय मूल के नागरिकों की, भारतीय मूल के जो नागरिकों की नागरिकता। ये कहता है कि आप पहले कभी भारत में रहे हो। दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पे 1935 के भारत की बात हो रही है, बिल्कुल क्लियर कर लें। 1935 के भारत की मतलब अखंड भारत की बात हो रही है, अविभाजित भारत की बात हो रही है, जिसमें भारत और पाकिस्तान में नहीं था। जैसे कि मैं बात करूं, कोई व्यक्ति यहाँ पे पेशावर का रहने वाला था और वो कहाँ चला गया हो, ब्रिटेन में चला गया हो, ब्रिटेन में, कोई बात नहीं, ब्रिटेन में चला गया हो। अब फिर उसको लगे कि यार मुझे भारत आज़ाद हो चुका है, मुझे वहाँ पाकिस्तान में न रह के मुझे तो भारत की नागरिकता चाहिए, लेकिन मेरा मूल निवास तो कहाँ का बोलता है, पेशावर का बोलता है। तो अब तो मैं पेशावर का कहीं नागरिक ना बन गया हूँ, अब मैं भारत की नागरिकता कैसे ले सकता हूँ। तो इस संबंध में कहता है बेटा डरने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, 1935 का जो भारत था ना, आप उसके नागरिक होने चाहिए। उसमें से आपके माता या पिता किसी की नागरिकता आपके पास में है, तब दादा दादी, नाना नानी, यदि इनकी किसी की भी नागरिकता आपके पास में है, कौन सी नागरिकता, अखंड भारत की, 1935 के भारत की नागरिकता आपके पास में है, तो आप आगे क्या कर सकते हो, भारत के नागरिक बन सकते हो। ये बात की गई है आर्टिकल 8 में, यानी कि भारतीय मूल के नागरिकों की नागरिकता के बारे में जो विदेशों में रह रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे आर्टिकल 9 की। आर्टिकल 9 क्या कहता है,
आर्टिकल 9 का मतलब ही कहता है नो, नागरिकता का नहीं होना। ये कहता है कि यदि आपने किसी भी विदेशी देश की नागरिकता ले ली है, विदेशी देश की आपने क्या ले ली है, नागरिकता ले ली है, तो ऑटोमेटिकली आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये बात करता है आर्टिकल 9 में, क्योंकि इंडिया हैविंग द सिंगल सिटीजनशिप, भारत के पास में कैसी सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप वाला देश है, तो इस तरह की बात इसमें नहीं होगी। अब देखो आगे आर्टिकल 10 क्या बोलता है। आर्टिकल हमारा 10 कहता है, आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता को आपको बार बार रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने नागरिकता ले ली तो विधि के द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। यानी कि आपने कुछ फॉर्जरी करके नागरिकता ले ली है, गलत डॉक्यूमेंट से ले ली है, तभी आपकी समाप्त की जाएगी। अदरवाइज यूं नहीं सिंपली में कल आप भारत के नागरिकों परसों बोल दिया जाए कि बेटा आप नागरिक नहीं हो भारत के, समाप्त कर दी, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं कहता आर्टिकल 10 में। वो कहता है कि विधि के द्वारा ही समाप्त की जा सकती है और बार बार आपको रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से अलग अलग जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चीजें होगी कि 5 साल बाद में, 10 साल बाद में आपको रिन्यू करवाने पड़ते हैं, तो ये नागरिकता को आप कभी भी, ये लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है, इसमें आपको क्या नहीं करना पड़ता, रिन्यू नहीं करवाना पड़ता है। ये नागरिक होने का दम दिखाती है, 10 में दम, ये याद रखना है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 11 की। जो हमारा आर्टिकल 11 है, आर्टिकल 11 कहता है कि भारत की संसद के पास में वो पावर है, भारत की संसद विधि के द्वारा नागरिकता के सारे क्राइटेरिया डिसाइड करेगी, कौन भारत का नागरिक हो सकता है, कैसे ली जा सकती है, किसकी नागरिकता छीनी जा सकती है, किसकी समाप्त की जा सकती है, ये सारी की सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा भारत की संसद। कब? 1950 के बाद में। अभी तक हमने जो भी क्राइटेरिया पढ़ा था वो भारत की 1950 के टाइम की बात है, जब संविधान लागू हुआ था तब। ये आगे भारत का कौन नागरिक होगा, वी डोंट नो, ये भारत का कौन डिसाइड करेगा, संसद डिसाइड करेगी और विधि बनाएगी उससे संबंध में। भारत की संसद क्या बनाएगी, विधि बनाएगी, जिसमें वो मेंशन करेगी कि हम किसको नागरिक रखने वाले हैं और किसको नागरिक नहीं रखने वाले हैं। जैसे अभी हमने चर्चा की थी, इस संबंध में हमारी संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को पारित किया था, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955 वर पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और उसने ये डिसाइड किया कि भारत की नागरिकता किस किस आधार पे होगी। और आज की तारीख में हम पढ़ते हैं कि भारत में नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है और 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती है। तो दोस्तों वो किसने डिसाइड किया, भारत की संसद ने। पावर किसने दिया, आर्टिकल 11 ने, और उसने कौन सा अधिनियम बना डाला, नागरिकता अधिनियम 1955 बना डाला। और ये दोस्तों नागरिकता एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आजकल हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएए एनआरसी वाला जो मुद्दा चल रहा है ये इंटरनेशनल इशू बन चुका है और एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को पढ़ें, इसके सारे बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से देखें। और देखो दोस्तों, ये नागरिकता ऐसा कॉन्सेप्ट है, अभी क्यों हमें चेंज करने की जरूरत पड़ी दोस्तों, नागरिकता ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समय के अनुसार परिवर्तनशील है। देश की परिस्थितियां बदलती रहती है, समय और काल के अकॉर्डिंग हर सिचुएशन चेंज होती रहती है, तो हमें सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट भी चेंज करने पड़ते हैं ग्लोबल लेवल पे। तो इसी तरह से हमने अभी तक दोस्तों इसमें 9 बार अमेंडमेंट कर दिया। कितनी बार? 9 बार अमेंडमेंट कर दिया है। देखो सबसे पहले हमने 3 साल बाद में 2 साल बाद में 1957 में हमने इसको अमेंड कर दिया था, फिर हमने 60 में किया था, उसके बाद में हमने 85 में किया था, फिर हमने 88 में कर दिया था, उसके बाद में 92 में किया था, फिर हमने 2003 में कर दिया था, उसके बाद में हमने 2005 में कर दिया था, और उसके बाद में 2015 में किया था। और रिसेंटली आपको पता होगा दोस्तों 2019 में नागरिकता से संबंधित जो संशोधन आया था वो यही है, नागरिकता अधिनियम 1955 में ही अमेंडमेंट किया गया है, किसी आर्टिकल में अमेंडमेंट नहीं किया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया है उसमें किसमें अमेंड किया गया, जो बेसिकली नागरिकता अधिनियम 1955 है। ये पावर कौन देता है अमेंड करने की, भारत की संसद को विधि के द्वारा करने की पावर आर्टिकल 11 देते हैं। इस बात का दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहां तक यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं, जिसके तहत हम पढ़ते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत की जो नागरिकता जो होती है वो कैसे ग्रहण की जाती है, उसके 5 होते हैं। ये आपका हो गया सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसके तहत आप क्या कर सकते हो, भारत की नागरिकता कितने आधार पर ली जा सकती है, 5 आधार पर ग्रहण की जा सकती है। और कौन कौन से 5 आधार है,
उनको देखो दोस्तों। जो पहला जो आधार है वो कहता है कि भाई आप जन्म के आधार पे भारत के नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है। अगला जो कहता है वो कहते हैं तुम वंश के आधार पे, यानी कि माता या पिता की, उसके आधार पे कहता है। जो भारत से बाहर रहने वाले उनके लिए भी ये स्पेसिफिकली बताता है। इसके बाद में ये कहता है कि वंश के बाद में आप है जो पंजीकरण करवा सकते हो, पंजीकरण मतलब तुम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसके बाद में ये कहता है कि तुम नेचुरलाइजेशन करवा सकते हो, यानी कि देशीयकरण के माध्यम से तुम क्या ले सकते हो, नागरिकता ले सकते हो। और जो लास्ट वन कहता है कि किसी क्षेत्र को अर्जित कर लेते हैं, किसी विदेशी क्षेत्र को, किसी भी विदेशी क्षेत्र को हम क्या कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, भारत का ऑटोमेटिकली एरिया बन जाएगा। और हम इन सारों को डिटेल से समझते कि किसके बारे में क्या क्या प्रावधान है। अब दोस्तों ये कहता है कि आप जन्म के आधार पे भारत के नागरिक कहलाओगे, यानी कि आपके जन्म भारत में हुआ हो या फिर आपके जन्म के समय आपके माता या पिता भारत के नागरिक हो, चलेगा। अब इसके बाद में दोस्तों कुछ अपवाद हैं, जैसे कि हमारे भारत में राजनयिक जो रहते हैं उनके जो बच्चे हैं वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, या फिर हमारे भारत का कोई एरिया जो किसके अंडर में है, यानी कि शत्रु देश के अंडर में है, तो वहां पैदा होने वाला बच्चा भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। ये भी इसके दो अपवाद हैं जो किसमें कहा गया है, पहले प्रकार का जो जन्म के आधार पे, यानी कि सिटीजनशिप बाय बर्थ के आधार पे कहा गया, यानी कि आपका जन्म भारत में है तो आप ऑटोमेटिकली भारत के क्या हो, नागरिक हो। उनमें से माता या पिता, इसका मतलब यह कहा है माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। इसके बाद में कहता है कि उनमें से वो लोग जो इन आधार पर नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकेंगे, राजनयिक हो गया, और भारत के एरिया में जन्मे शत्रु देश के बच्चे नहीं होंगे। ओके दोस्तों, इसमें जो अगली कंडीशन है, अगली कंडीशन इसमें कहती है कि आपके 2004 में देखो इसको अमेंडमेंट किया था, 2004 में इसको अमेंड किया था और कहा था माता और पिता दोनों सिटीजनशिप होने जरूरी हैं, तथा माता या पिता यानी कि आपके इलीगल माइग्रेटेड नहीं होने चाहिए, यानी कि अवैध रूप से भारत में नहीं आने चाहिए। वो लोग इसमें क्या कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते। कब के बाद में, 2004 के बाद में। यह कंडीशन इससे पहले यानी कि माता या पिता के आधार पर मिलती है। दोस्तों जो वंश का आधार है वो ये बताता है कि यदि आपका जन्म विदेश में हुआ हो, ठीक है, इसके बाद में आपके पिताजी क्या होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी कि पिताजी का होना कंपलसरी है। और ये कंपलसरी कब तक था, ये था आपका 1992 तक। फिर क्या कह दिया कि आपकी माता या पिता दोनों में से कोई भी एक, यानी कि विदेश में पैदा हुए बच्चों को माता की भारत की नागरिकता के आधार पर भारत में नागरिकता मिलना कब शुरू हो गया था, वो हो गया था 1992 में। अब माता हो सकती है या पिता हो सकता है। अब देखो दोस्तों फिर से इसमें एक अमेंडमेंट होता है 2004 में इससे संबंधित। ये कहता है कि केवल आपके उधर पैदा होने से, इनके माता पिता होने से नहीं चलेगा, आपको हमारे एम्बेसी में जाना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो भी राजनयिक वहां पे बैठता है तो हमारे राजनयिक ऑफिस में आपको जाके 1 साल के भीतर क्या करवाना पड़ेगा, यानी कि 1 वर्ष के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करवा के आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मेरे बच्चे के पास में किसी भी तरह का अदर कंट्री का पासपोर्ट नहीं है और ये बच्चा क्या होगा, यानी कि भारत की सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो इस आधार पर भारत की सिटीजनशिप ली जा सकती है। ओके, अब दोस्तों मैं बात करता हूं पंजीकरण की। तो जैसे पंजीकरण के आधार की बात करें दोस्तों, तो पंजीकरण का मतलब क्या है, कोई यदि भारत में रह रहा हो लेकिन उसको भारत की नागरिकता नहीं हो, भारत में रह रहा हो, भारत में रहने वाला, लेकिन भारत की उसके पास में नागरिकता नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, यानी कि वो भारत में क्या करेगा, उसके लिए पंजीकरण करवा सकता है भारत की नागरिकता के संबंध में। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, इससे संबंध में उसको 5 से
7 साल तक भारत में रहना होगा, 7 वर्ष तक उसको क्या करना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा। इससे संबंधी अमेंडमेंट देख लें दोस्तों, ये जो 5 से 7 साल का जो क्राइटेरिया है ना, वो 1986 में बना था। तो इससे पहले क्या था, इससे पहले यदि व्यक्ति ने 6 महीने तक भारत में व्यतीत कर लिए तो वो भी भारत की नागरिकता के लिए क्या कर सकता था, रजिस्ट्रेशन करवा सकता था। बहरहाल इसमें कितना है, 5 से 7 साल तक भारत में रहना चाहिए। इसके साथ में दोस्तों आप जानते हो पंजीकरण के आधार पर वो भी करवा सकते हैं, यानी कि भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क जो बच्चे हैं वो भी करवा सकते हैं, या फिर कोई भारत के नागरिक से कोई फॉरेन कंट्री की लेडीज शादी करना चाहती हैं तो वो भी क्या कर सकती है, पंजीकरण के आधार पे भारत में नागरिकता ले सकती हैं। ये तो थे दोस्तों पंजीकरण के आधार पे। अब अपन बात करते हैं आगे के दो। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि देशीयकरण या फिर नेचुरलाइजेशन के आधार पे कोई भी नागरिक कैसे भारत की नागरिकता ले सकता है, यानी कि वो किसी और देश का नागरिक हो, किसी भी और देश का नागरिक हो तथा वो ये उस देश की नागरिकता को छोड़ने का दावा करता हो तथा उस देश की नागरिकता छोड़ के भारत की नागरिकता को वो ग्रहण करना चाहिए, तथा उसके साथ में उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसको पेश करना पड़ेगा कि उसका चरित्र बिल्कुल तरीके से ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो अनुसूची 8 में जो भाषाएं निर्दिष्ट हैं 22 भाषाओं में से उसको किसी भी एक भाषा का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, उस भाषा का उसको ज्ञान होना चाहिए। वो भारत का वो कोई भी नागरिक क्या कर सकता है, देश की यानी कि भारत की नागरिकता देशीयकरण के आधार पर ले सकता है। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, उसको 1 साल भारत में रहने के बाद में वो क्या कर सकता है, इसके लिए आवेदन कर सकता है। वो आवेदन करेगा भारत की नागरिकता के लिए। ओके, अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों किसी विदेशी क्षेत्र को अर्जित कर लेते हैं। जैसे कि भारत ने किसी विदेशी टेरिटरी को भारत में शामिल कर लिया तो वहां के नागरिक ऑटोमेटिकली भारत के क्या बन जाएंगे, नागरिक बन जाएंगे। फिर भी भारत की संसद को यह पावर दिया है कि वो उस पर विधि क्रिएट करके किस व्यक्तियों को भारत का नागरिक रखना है या नहीं रखना है, यह भारत की संसद डिसाइड करेगी। लेकिन हम दोस्तों बात करें, जैसे हमने सिक्किम को भारत के अंदर मिलाया था, उसके बाद हमने पुडुचेरी को मिलाया था, गोवा दीव दमन को मिलाया था, दादरा व नगर हवेली को मिलाया था, तो इनको जैसे ही हमने भारत में शामिल कर लिया तो वहां के जो भी लोग थे वो भारत के नागरिक बन गए। किस आधार पे, किसी विदेशी क्षेत्र को अर्जित करने के आधार। दोस्तों अभी तक हमने बात किया था कि भारत की नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत कौन से 5 बेस पे लिए जा सकती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं वो कौन से 3 आधार हैं जिन 3 आधार पे उसको क्या की जा सकती है, यानी कि समाप्त की जा सकती है। उन 3 तरीकों से नागरिकता समाप्त की जा सकती है। दोस्तों इस संबंध में पहली मैं बात करूंगा, जो पहला रीजन है वो है परित्याग कर देना, परित्याग कर देना। और जो दोस्तों दूसरा जो रीजन है वो है पर्यावसन कर देना, यानी कि टर्मिनेट कर देना। और जो दोस्तों तीसरा जो रीजन है वो है वंचित कर देना, वंचित कर देना। इन 3 आधार पे क्या की जा सकती है, नागरिकता सीज की जा सकती है। परित्याग का मतलब है कोई भी व्यक्ति है जिसने क्या कर लिया, किसी भी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए तो ऑटोमेटिकली यहाँ भारत की नागरिकता उसकी क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। देखो दोस्तों हमने 2 रीजन बताए थे, एक नेचुरलाइजेशन के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो व्यक्ति भारत की नागरिकता लेता है और उसके बाद में यदि वो किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिकली सीज कर दी जाएगी। इसमें क्या होता है, वो अप्लाई करता है कि मुझे किसी और देश की नागरिकता ले ली और मैं अपनी नागरिकता समाप्त करना चाहता हूं, तो वो तो परित्याग हो गया। और टर्मिनेट उस समय हो जाता है, वो ले लेता है तो भारत की संसद ऑटोमेटिकली उसकी क्या कर देती है, सीज कर देती है, टर्मिनेट कर देती है, उसको बोला जाता है पर्यावसन। और इस संबंध में 2 महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो जिन लोगों ने देशीयकरण के आधार पर लिया था और जिन लोगों ने आपका रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन लोगों की यहां से टर्मिनेट की जा सकती है। उसके आधार पर वंचित कर देना नागरिकता का, वंचित कर देने का मतलब है कि यदि किसी ने नागरिकता ली है और फिर भारत की संसद को लगे, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगे कि यार इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट हमें प्रोड्यूस किए हैं वो गलत तरीके से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं, या फिर संविधान के प्रति ये निष्ठा या आस्था नहीं रखता है, या फिर और कोई अन्य रीजन हो जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, नागरिकता से उसको वंचित किया जा सकता है, या फिर किसी विदेशी अपना जो शत्रु देश है उसकी उन्होंने मदद की हो। इस तरह के कई रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से हमारी नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। तो ये दोस्तों हमारे
जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसके तहत 3 ग्राउंड है जिसमें किसी भी नागरिक की नागरिकता को छीना जा सकता है, और इससे पहले हमने जाना था वो 5 तरीके जिसकी वजह से भारत की नागरिकता कंटिन्यू रख सकता है या फिर नागरिकता रखने का प्रावधान है। इससे पहले हमने पढ़ा था संविधान के लागू होने के समय आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक क्या क्या प्रोविजन कर रखे थे। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसमें समझने की जरूरत है। और मैं यहां तक बताता हूं दोस्तों, अभी जो रिसेंटली सीएए एनआरसी का जो मुद्दा चल रहा है, इससे संबंध में इनके बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके बैकग्राउंड का हमें बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद में एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें एनआरसी और सीएए के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में अगले टॉपिक में अपन डिस्कशन करेंगे पीआईओ क्या होता है, एनआरआई क्या होता है, ओसीआई कार्ड होल्डर्स क्या होते हैं, इनके बारे में ये 2 अलग अलग सेपरेट वीडियो आएगा। इसके बाद में इसका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे साथ में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।